दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर, और आज के सेशन में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक्स का पहला सेशन है जिसमें हम लोग मेंडेलियन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसके पहले कि हम लोग मेंडल की थ्योरी के बारे में पढ़ें, थोड़ा बहुत हम लोग मेंडल के बारे में जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। यदि आप उनके लाइफ साइकिल को या उनके जीवन को यदि आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वो जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय साइंस बिल्कुल ही डेवलप नहीं था, राइट। ना तो साइंस डेवलप था और ना ही साइंटिफिक सोच इतनी बड़ी थी कि मेंडल साहब ने उस वक्त जो सोचा वो उनके समय के हिसाब से वो अपने समय से बहुत आगे थे। ओके, बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सो ही वॉज अ मॉन्क, राइट, and he in 1856 to 1857 he started his historical experiment on a pea plant, that is a Pisum sativum. Okay, तो उन्होंने कुल मिला के 8 सालों तक रिसर्च किया था, राइट, एंड उनका रिसर्च का पीरियड था दैट इज 1856 टू 1863. ओके, 1865 में उन्होंने अपने पूरे रिसर्च को पब्लिश किया था एंड इट वाज अ टाइटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स. बट अनफॉर्चुनेटली उनका काम जो था ना वो इट रिमेन अननोटिस फॉर मेनी ईयर्स टिल इन 1900 व्हाट हैपेंस, द थ्री साइंटिस्ट इन द थ्री डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव found the same observation what Mendel did almost 35 years back. Okay, and these scientists were Karl Correns, Hugo de Vries and Schamak. Okay, तो ये जो मेंडेलियन रीडिस्कवरी हुई थी दैट इज इन 1900. So that these two dates in the Mendelian theory or in the Mendelian history is very very important. One, the year 1865 in which he presented his papers, and 1900 in which his entire theory was or we can say Mendelian theory was rediscovered, right? चलो आगे हम लोग देखते हैं कि मेंडल साहब ने आखिर पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, राइट? तो पी को सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि पी की लाइफ साइकिल जो होती है ना वो छोटी होती है. यदि लाइफ साइकिल छोटी है तो क्या है, जैसे 3 महीने की लाइफ साइकिल होती है तो हम 3 महीने के अंदर ही एक पूरा का पूरा साइकिल हम लोग स्टडी कर सकते हैं, है ना. मान लो हम एक ऐसा प्लांट ले लें जिसकी लाइफ साइकिल 6 या 5 साल से ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमको उतना पीरियड तक इंतजार करना पड़ेगा उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसके पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, तो हम इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर सकते हैं. सो नेचुरली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई पी वाज सेलेक्टेड. ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी ना कि पी के अंदर में शार्प कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलने का मतलब क्या है, जैसे एक पौधा यदि लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है. यदि एक पॉड है, पॉड का शेप यदि पॉड जो है यदि वो कलर उसका ग्रीन है तो दूसरा येलो है. कहने का मतलब कि हम लोग बहुत आसानी से दो कलर को या दो उसके ट्रेट को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये एक शार्प कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था जो कि उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था. तो ऑल टुगेदर मेंडल साहब ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे. वो था शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, प्लांट हाइट एंड पोजिशन ऑफ फ्लावर्स. अकॉर्डिंग टू दैट ही आइडेंटिफाइड सम ऑफ देम वर डोमिनेंट एंड सम ऑफ देम रिसेसिव. जब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये डोमिनेंट क्यों है और हम इसको डोमिनेंट क्यों कहते हैं, ठीक है ना. तीसरी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मटर का पौधा है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट आर्टिफिशियली इसको हम लोग आराम से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं. तो ये बहुत उनके हाइब्रिडेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि उनको 2 डिफरेंट ट्रेट को क्रॉस कराना था. चूंकि वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, उसके अंदर में बर्ड पॉलिनेशन होता है, तो हमें हर एक पॉलिनेशन के लिए, मान लो मुझे सेल्फिंग करानी है तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो उसके बर्ड पॉलिनेशन के ऊपर वाले कवर को हमने रिमूव किया, इमैस्कुलेट किया, और हम लोग आराम से उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी वेरी ईजियर टू टेक अ पी प्लांट. एक और सवाल ये उठता है कि मेंडल साहब ने आखिर प्लांट ही क्यों लिया, एनिमल क्यों नहीं. तो देखो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्लांट के अंदर में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और एनिमल्स के तुलना में बहुत ज़्यादा. फॉर इंस्टेंस मान लो ये कैट या डॉग लेते हैं तो एट अ टाइम 4 और 5 पपीज़ होंगे, राइट.
लेकिन यदि मटर का पौधा लेते हैं तो मटर जो है वो थाउजेंड्स में निकलेंगे। और मेंडल साहब की स्टडी जो थी वो क्या थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, यदि आप वेरिएंट्स ज़्यादा हैं तो आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, राइट। सो दैट्स वाई ये प्लांट्स में चूंकि वेरिएंट्स ज़्यादा हैं, ऑफ स्प्रिंग्स एट ए टाइम ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए प्लांट्स को एनिमल की तुलना में प्रेफर किया गया, राइट। सो दिस वॉज द रीजन वाई द पी वॉज सेलेक्टेड एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट। ओके, चलो अब बात करते हैं कि मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंटल स्कीम क्या थी। ओके, तो देखो सबसे पहला उनका स्टेप क्या था, उन्होंने पीबीएल यानी प्योर ब्रीडिंग लाइन प्रिपेयर किया। तो प्योर ब्रीडिंग लाइन प्रिपेयर कैसे किया, बाय रिपीटेड सल्फिंग। जैसे मान लो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, तो उन्होंने टॉल प्लांट की सल्फिंग करी, तो जब सल्फ करने पे बाकी सीड को उन्होंने जब बोया तो उससे जो पौधे निकले उसमें से उन्होंने क्या किया कि यदि कोई बौना पौधा निकल रहा है तो उसको अलग कर दिया, और फिर उससे निकलने वाले मटर को फिर अगले जनरेशन के लिए ग्रो किया, फिर उसमें यदि कोई बौना पौधा निकला उसको अलग कर दिया। कहने का मतलब क्या था, ये रिपीटेड सल्फिंग हम लोग कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई बौना पौधा निकलेगा ही नहीं, केवल और केवल लंबा पौधे निकलेंगे। तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेंटल क्लास और प्योर प्लांट। तो प्योर प्लांट को उन्होंने पैरेंटल या पी क्लास से डिनोट किया। ओके, तो ये उनका पहला स्टेप था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने करीब करीब 21 जनरेशन तक सल्फिंग करने के बाद ये प्योर प्लांट पैरेंटल क्लास बनाया था, और ये ऑल द 7 ट्रेड्स के लिए उन्होंने पैरेंटल क्लास बनाए। ओके, जैसे उन्होंने प्योर ड्रॉप बनाया, प्योर टॉल बनाया, स्टफ लाइक दैट। ओके, दूसरा स्टेप उन्होंने क्या था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रास्टिंग के 2 पैरेंटल प्लांट को लेके दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया। जैसे मान लो एक उन्होंने प्योर टॉल ले लिया, प्योर ड्वार्फ ले लिया, तो उन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करा दिया। ठीक है, ये उनका दूसरा स्टेप था। तो इनसे जो प्रोडक्ट निकला उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला F1 जनरेशन, राइट, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, तीसरा स्टेप उनका क्या था, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जो प्लांट्स निकले उनका उन्होंने सेल्फ कराया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन उसको किया। ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो उसके प्रोडक्ट निकले उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला F2 जनरेशन, दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन, राइट। और ये जो सेकेंड जनरेशन निकला उसका उन्होंने क्या किया, उसका फिर उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी। ओके, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद मेंडल साहब ने ये देखा कि क्रॉस ऑल दी 7 ट्रेड्स यदि वो ये काम करते हैं तो उनको रिजल्ट एक ही जैसे मिलते हैं। ओके, तो ये सारे काम करने के बाद मेंडल साहब ने कुछ फैक्ट्स को हाइपोथाइज किया, और उस हाइपोथेसिस के आधार पे फिर उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। देखो हाइपोथेसिस की ज़रूरत क्यों होती है, हाइपोथेसिस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब मेंडल साहब काम कर रहे थे तो साइंस तो था नहीं, इवन मियोसिस नहीं था, बिकॉज यू नो मियोसिस वाज नोन इन द ईयर 1900 एंड मेंडल वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन 1865, 35 साल पहले, है ना। तो डेफिनेटली जब साइंस बिल्कुल ही साइंस का डेवलपमेंट बिल्कुल लो स्टेटस में है, तो ऐसी डायरेक्शंस में यदि मुझे कुछ लॉ देना है तो हमें कुछ फैक्ट्स को पहले हाइपोथाइज करनी पड़ती है। तो मेंडल साहब ने भी वही किया, उन्होंने कुछ फैक्ट्स को हाइपोथाइज किया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग पहले मेंडल साहब की हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हाइपोथेसिस। तो पहली हाइपोथेसिस मेंडल साहब ने ये दी, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। ये मेंडल साहब का बहुत ही विजनरी आइडिया था, राइट। और इसको सोच के आपको ज़रूर लगेगा मेंडल साहब अपने समय में बहुत आगे थे, अपने समय से बहुत आगे थे। देखो मेंडल साहब ने क्या कहा कि ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। ओके, ये फैक्टर शब्द है ना, ये मॉडर्न जेनेटिकल पैराडाइज में ये फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू जीन। तो ये बिल्कुल आज के संदर्भ में भी सही है, क्योंकि अ कैरेक्टर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, और हम लोग अलील भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये मेंडल साहब ने बहुत पहले विजुअलाइज किया कि एक कैरेक्टर जो है वो अ पेयर ऑफ फैक्टर उसको कंट्रोल करता है। ओके, दूसरी उनकी हाइपोथेसिस थी कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील। तो मेंडल साहब ने क्या बोला कि अ फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। यदि वो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म में हैं तो उनको अलील बोलेंगे, और 2 अलग अलग फैक्टर के
अलग अलग अलील आपस में नॉन अलील होंगे। चलो इसको एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। जैसे मान लो हाइट है, ओके, तो हाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स, वन इज टॉल एंड सेकेंड इज ड्वार्फ, ओके। तो इसके लिए हम लोग एक कैपिटल टी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके लिए स्मॉल टी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक दूसरा ले लेते हैं, लेट इट बी की सीड कलर, ओके। एक मान लो ग्रीन है और दूसरा मान लो येलो है, तो इसके लिए हम लोग एक जी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके लिए स्मॉल जी इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, टी एंड स्मॉल टी दीज आर अलील, बट टी एंड जी दीज आर नॉन अलील, क्योंकि ये दो अलग अलग फैक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ये कॉन्सेप्ट मेंडल साहब ने विजुलाइज किया कि कौन अलील है, कौन आपस में नॉन अलील है, राइट। लेटर मेंडल केम विद द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस हम लोग किसको कहते हैं? मेंडल साहब ने यह बोला कि वो फिनोटाइप जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाए वो रिसेसिव है, ओके। माइंड इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद F1 जनरेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ऑलवेज हम लोग F1 जनरेशन के साथ ही देखते हैं, ठीक है ना। तो बाद में यही कॉन्सेप्ट जो है ना, जिसको हम लोग लॉज ऑफ डोमिनेंस के रूप में भी जानते हैं। सो दिस वाज द third hypothesis what Mendel hypothesized as far as the concept dominance is concerned, right? Now let's talk about Mendel's fourth hypothesis, and that was concept of segregation. Again ये देखो मेंडल साहब का बड़ा विजनरी आइडिया था। मेंडल साहब ने क्या बोला कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये फैक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होकर गैमेट बनाते हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि जब अलील आपस में पास में रहते हैं तो दोनों में से कोई अलील एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करता है, बल्कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में दूसरे गैमेट बनाने में जाता है। और इसलिए इस सेग्रीगेशन वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। सो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स में कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब ये साथ में होते हैं अलील तो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करता है। जैसे मान लो यहां पे हम ऐसा लेते हैं, एक F1 मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ओके। तो जब ये गैमेट बनेगा तो क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा और दूसरा स्मॉल टी होगा। लेकिन जब ये दोनों साथ में था तो दोनों ही अपने नेचर को कॉन्टामिनेट नहीं किया। दैट मीन्स कैपिटल टी विल कॉल फॉर tallness and the small t will leads to dwarfness, right? तो दोनों ने ही कॉन्टामिनेट नहीं किया, इसलिए इसको हम लोग प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। सेग्रीगेशन क्या हुआ, ये गैमेट बनने के दरमियान यहां पे जितने भी अलील हैं ये बिल्कुल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहां पे दो अलील है तो ये एक और एक यहां पे गैमेट्स में बन गया। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ओके, राइट। माइंड इट, सभी मेंडेलियन लॉ का एक्सेप्शंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल, इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। और बाद में ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना गया, राइट। चलो एक और चीज डिस्कस करते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल साहब का फिफ्थ हाइपोथेसिस था। मेंडल साहब ने क्या बोला कि जब एक से ज्यादा फैक्टर साथ में काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑपरेट करता है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और उन्होंने ये कहा कि एक अलील का दूसरे अलील से मिलने का बराबर का चांस होता है, ओके। और इस बराबर के चांस के कारण जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो allele of two different genes get sorted into one gamete and each allele has an equal chance to meet with another allele, okay। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
चलो इसको फिर से ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये F1, दिस इज द F1। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो फैक्टर है, एक है हाइट के लिए और दूसरा है कलर के लिए। ओके, तो अब इसको गैमेट्स बनाना है। तो मेंडल साहब ने क्या बोला, ईच अलील हैज एन इक्वल चांस टू मीट अनदर अलील, दैट मीन्स T will meet with capital R, it will form TR. So this is one gamete. Again capital T will meet with small r, so this is going to form T small r, this is another gamete. Small t will unite with capital R, so this is going to form T and capital R, this is the third gamete. And similarly T will combine with small r, right? So you see each allele has an equal chance to meet each other allele. और ये जो चारों का चार जो गैमेट्स बने ये सभी बराबर बने, दैट मीन्स ऑल आर 25%। ओके, सो व्हेनेवर सच इवेंट्स हैपन वी कॉल देम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय मेंडल। तो हम लोग इस पूरी चीज को रिकैप करें तो मेंडल साहब ने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, concept of allele and non-allele, concept of dominance, concept of segregation and concept of independent assortment। ये 5 हाइपोथेसिस में इनमें से 3 जो है बाद में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बन गया। कौन कौन सा? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? है ना इंटरेस्टिंग? सो हम लोग ये पूरी की पूरी मेंडलियन थ्योरी को हम लोग आगे के लेसन्स में सीखेंगे कि कैसे बाद में मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक डिफरेंट रेशियोज के बारे में बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe the channels, right? Thank you.